प्रकाश इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी व्यूअर का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में घटना चक्र पूर्वालोकन देख रहे थे और उसमें हमने बातें किया था और ये देखा था कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था। तो उसका एक लाइन में आंसर था कर्ण वंश है। कर्ण वंश ने भारत पे राज किया था। उसके बाद हमने दूसरे पॉइंट पे चर्चा किया था कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। तो राजा खारवेल के बारे में विधिवत जो जानकारी मिलती है वो जानकारी मिलती है हाथी गुफा लेख से। हाथी गुफा लेख से विधिवत जानकारी मिलती है। उसके बाद हमने दूसरे पॉइंट पे चर्चा किया था किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था। तो वो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड जिसे कहा जाता है। और हमने बताया था कि उसकी पत्नी ध्रुव देवी से उसने विवाह भी किया था। अपने बड़े भाई कुमार गुप्त की हत्या करने का काम किया था। आगे नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण घटना है। ये आंसर है गुप्त काल की। गुप्त काल में धीरे धीरे नगरों का पतन होता गया। उसके बाद हमने बातें किया था निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। ताम्रलिप्ति बंदरगाह। आगे देखते हैं अगला सवाल, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो यहां पे देखें सबसे अधिक ग्राम में अनुदान देने का श्रेय जाता है गुप्त वंश को। हालांकि ये शुरू हो गया था गुप्तोत्तर काल से ही, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा किसने दिया तो गुप्त वंश के शासकों ने दिया। आगे है गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। तो भूमि राजस्व की दर 1/6 था। यानी कि पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में प्राचीन भारत में कहीं पर भी पूछा जाए कि भू राजस्व की दर क्या थी, 1/6 लिया जाता था। लेकिन वही मध्यकालीन भारत में मुस्लिम काल में 1/3 हो गया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक था जिसने भू राजस्व को 1/2 लिया, अर्थात 50% लिया। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन ऐसा शासक था जिसे भू राजस्व को 50% लेने का काम किया था। तो उसका एक लाइन में आंसर है और वो है अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन यहाँ पे गुप्त युग में 1/6 था। आगे है भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन सर्वाधिक थी। तो उसका आंसर है गुप्त काल। गुप्तों ने अपना राज की जो चिन्ह था वो गरुड़ को बनाया और गरुड़ किसकी सवारी है, विष्णु की। और विष्णु से संबंधित जो धर्म है उसी को भागवत धर्म के नाम से पुकारा जाता है। भागवत धर्म के नाम से पुकारा जाता है। तो गुप्तों ने सबसे ज्यादा भागवत धर्म को, वैष्णव धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया था। अब यहां पे देखें इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या किया था कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। तो उसका आंसर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और एक तरह से पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। ये आर्यभट्ट पटना के निवासी थे। पटना के तारे गना में इनका लेबोरेटरी था, इनका प्रयोगशाला था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है। यानी कि ये गुप्त काल की बातें हो रही है। तो इसमें देखें गुप्त काल में औषधि और कार्य के लिए सुश्रुत देखें कुषाण काल से संबंधित हैं। उसके बाद शूद्रक ये मृच्छकटिकम के लेखक हैं। सौमिला और यहाँ पे देखें सौनक है। अब यहाँ पे दो लोग हैं
जो गुप्त काल से संबंधित है, लेकिन सौमिला गुप्त काल के नाटककार हैं। और यहाँ पे देखें, यहाँ पर एक सवाल है और ये है कि फिर जो सौनक है वो भी सौनक यहाँ से संबंधित नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऋग्वैदिक कालीन ऋषि हैं, इसलिए इसमें चारों जो ऑप्शन दिया है वो चारों ऑप्शन गुप्त काल से संबंधित नहीं है। वो चाहे सुश्रुत हो तो ये कुषाण काल के शल्य चिकित्सक थे और वाराणसी के रहने वाले थे, लेकिन किसके दरबार में निवास करते थे? सुश्रुत कनिष्क के दरबार में निवास करते थे। उसके बाद शूद्रक होगा नहीं, सौमिला होगा नहीं, सौनक होगा नहीं, तो फिर यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर होगा ई, आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने किया था। हर्ष वर्धन के दरबार में निवास करने वाले बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा है और उसी हर्षचरित से जानकारी मिलती है कि वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति ने किया था, इसलिए इसे पुष्यभूति वंश के नाम से भी पुकारा जाता है। आगे हम बातें करें तो ये राजधानी कहाँ थी पुष्यभूति वंश की? राजधानी थी थानेश्वर। थानेश्वर हरियाणा में इसकी राजधानी थी, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। आगे, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसका आंसर क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग अध्ययन भी किया था और अध्यापन भी किया था, दोनों काम किया था। और जब ह्वेनसांग नालंदा आया था तो उस समय उस विश्वविद्यालय के कुलपति थे शिलभद्र, जिनके अंडर में उसने रिसर्च किया था। 2 साल तक अध्यापन भी किया था और वहां से फिर वो विंध्याचल के रास्ते कनौज गया। जब विंध्याचल के रास्ते कनौज जा रहा था तो ह्वेनसांग को रास्ते में लूटने का काम किया गया। वहां पे कुछ जनजातियों ने उसे पकड़ा, सोचा कि विदेशी है, चाइनीज है, तो कुछ माल मुद्रा रखा होगा। तो उसके जो पोटली थी, जो थैला था, झोला था, उसमें एक भोजपत्र और कलमदवात और उसके झोला में कुछ नहीं था। तब जनजातियों ने सोचा कि लग रहा है कि ये भिखारी है, तो फिर उसने सोचा कि चलो इसको देवी को चढ़ा दिया जाए, बलि चढ़ा दिया जाए। जब बलि चढ़ाने के लिए ले गए ह्वेनसांग को, तब तक अचानक जब बलि चढ़ाया जाना था, सब कार्यक्रम चल रहे थे, तब तक अचानक आंधी तूफान आया। और जब आंधी तूफान आया तो जनजातियों ने सोचा कि ये पनौती है, अशुभ है, इसलिए इसका बलि देवी नहीं लेने वाली है, इसलिए उसे क्या कर दिया? छोड़ दिया। एक क्वेश्चन भी होगा कि कौन ऐसा विदेशी यात्री था जिसे जनजाति बलि देने वाले थे भारत में, लेकिन आंधी तूफान आने कारण उसे अशुभ मान के छोड़ दिया गया था। तो उसका आंसर है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया, अध्यापन भी किया, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में विधिवत वर्णन करने का काम किया। आगे यहाँ पे है, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध था? तो यहाँ पे देखें, सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए मथुरा फेमस था। मथुरा फेमस था और मथुरा की जो सूती वस्त्र थी उसे साटक कहा जाता था। मथुरा की जो सूती वस्त्र थी उसे साटक के नाम से पुकारा जाता था। आगे है, कवि बाण निवासी थे, पाटलिपुत्र के निवासी थे। आगे, कवि बाणभट्ट ने ही हर्षचरित, कादंबरी, चंडी शतक नामक पुस्तक लिखा। बाणभट्ट किसके दरबार में निवास करते थे? हर्षवर्धन के दरबार में निवास करते थे। आगे है, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था। तो देखिए, चीनी यात्री इत्सिंग 671-72 में आया और उस समय इसने लगभग बौद्ध धर्म के जितने भी
बौद्ध विहार थे, फिर से आपका जो विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय, उन सबका भ्रमण करने का काम किया। उसके बाद ये भी नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का काम किया। फिर ये जल मार्ग से वापस लौट गया। ये भी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए ही आया था। इसने भी पढ़ाई किया और फिर यहाँ से वापस लौटने का कार्य किया, वापस लौटने का कार्य किया। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत की यात्रा किया था? चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासन काल में भारत की यात्रा किया था? तो उसका आंसर क्या है? चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के शासन काल में भारत की यात्रा किया था। आगे है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड के पुत्र कुमारगुप्त इसके संस्थापक थे। आगे देखते हैं, अगला है और वो है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण थे मुसलमान, क्योंकि मुसलमानों में बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार को जीतने का काम किया और इसलिए बख्तियार खिलजी ने यहाँ पर 1203 में आक्रमण करने का काम किया था, यानी कि मुसलमानों के द्वारा ही इसे नष्ट करने का काम किया गया। आगे है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जो आज भागलपुर है बिहार का, वहीं पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय था और इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा किया गया था। धर्मपाल के द्वारा किया गया था। यही विक्रमशिला में एक महाविहार की भी स्थापना की गई थी, बौद्ध विहार की भी स्थापना की गई थी। आगे है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। बिहार के राजाओं का कहां संपर्क था? जावा और सुमात्रा से। जो आज इंडोनेशिया के द्वीप है जावा और सुमात्रा, इन द्वीपों से किसका संबंध था? जावा और सुमात्रा द्वीप से संबंध था पाल वंश के राजाओं का। इसीलिए सुमात्रा और जावा के जो शैलेंद्र वंशी राजा थे बालपुत्र देव, उन्होंने नालंदा और बोधगया में बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति मांगी थी ताकि वो बौद्ध विहार नालंदा में बनवा सके और इसके लिए देवपाल ने, जो पाल वंश का शासक था, उसने अनुमति दिया था। उसका पिता भी मांगा था तो धर्मपाल ने भी अनुमति दिया था और इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे जो आपके पाल वंश के शासक थे वो बौद्ध मत के अनुयायी थे, इसीलिए वो परम सौगात की उपाधि धारण करते थे, परम सौगात की उपाधि धारण करने का काम करते थे। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि परम सौगात की उपाधि किस वंश के शासक धारण करते थे? तो परम सौगात की उपाधि धारण करते थे और वो पाल वंश के शासक। यहां पे देखिए एक सवाल है, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना किया? तो यहाँ पे देखें, ये स्वर्ण भूमि का राजा का मतलब है कि ये जावा सुमात्रा की बात हो रही है और यहाँ का राजा कौन था? बालपुत्र देव, जिसने देवपाल से अनुमति मांगी थी कि वह नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवा सके और वहां पे बौद्ध विहार बनवाने के लिए उसने 5 गांव दान भी मांगा था। तो ये आंसर क्या होगा? बालपुत्र देव होगा, बालपुत्र देव होगा। आगे देखते हैं, खजुराहो मंदिर स्थापत्य कला के निर्माण में सहयोगी थे। खजुराहो जो एमपी में स्थित है और इस खजुराहो बुंदेलखंड में है। बुंदेलखंड एमपी वाला जो हिस्सा है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, और इस खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजपूतों ने करवाया। किसके द्वारा करवाया गया था? चंदेल राजपूतों के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पे देखा जाए कंदरिया महादेव मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर, उसके बाद फिर जैन धर्म से संबंधित मंदिर, अनेक मंदिरों का निर्माण यहाँ पे करवाया गया है। अगला है, विक्रमशिला शिक्षा के केंद्र के संस्थापक कौन था? तो अभी हमने बातें किया था धर्मपाल। धर्मपाल इस शिक्षा के केंद्र के संस्थापक थे। अगला है, निम्नलिखित राजवंशों में
किसका उल्लेख है? संगम साहित्य में नहीं हुआ है, संगम साहित्य में नहीं हुआ है। यहां पर देखें, संगम साहित्य दक्षिण भारत का इतिहास है और 3 शासकों का इतिहास है, चोल, चेर, पांड्य। अब उसके अतिरिक्त जो भी आ जाए ऑप्शन में, उसका इतिहास नहीं है। यहां पे देखें, कदम वंश कर्नाटक का वंश है और इस वंश का उल्लेख है संगम साहित्यों में नहीं किया गया है। कदम वंश के बारे में जानकारी बता दें, इसी कदम वंश में काकुस वर्मा की पुत्री से कुमार गुप्त का विवाह हुआ था। जो कुमार गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था, उसका ससुराल कदम वंश के राजाओं के यहाँ था और ये कदम वंश कर्नाटक में शासन करता था। इस कदम वंश के यहाँ कुछ दिनों के लिए कालिदास को भी राजदूत बना के भेजा गया था, कुछ दिनों के लिए कालिदास को भी राजदूत बना के भेजा गया था। आगे देखते हैं, संगम युग में उरयूर किसके लिए विख्यात था? ये उरयूर तमिलनाडु में स्थित था और ये सूती वस्त्र के लिए फेमस था। उरयूर किसकी राजधानी थी? चोलों की प्रारंभिक राजधानी थी। संगम काल के जो चोल थे उनकी प्रारंभिक राजधानी उरयूर थी। आगे है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन सा था? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इसमें डिटेल चर्चा की गई है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशेष उल्लेख किया गया है। आगे देखिए, अगला है, पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है? तो उसका आंसर है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई को पृथ्वीराज रासो का लेखक माना जाता है। आगे देखते हैं, और ये चंद्रबरदाई किसके दरबार में निवास करते थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में निवास करते थे। वही पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने तराइन के प्रथम युद्ध में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को पराजित किया था और फिर तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजय का सामना करना पड़ा था। आगे देखें, अगला है, स्वप्न वासव दत्ता के लेखक कौन है? स्वप्न वासव दत्ता भास की रचना है। स्वप्न वासव दत्ता किसकी रचना है? भास की रचना है। आगे है, कुमार संभव। कुमार संभव महाकाव्य है जिसको कालिदास ने लिखा है और कुमार संभव जो शिव के पुत्र हैं कार्तिकेय, कार्तिकेय की जन्म की कहानी है, कार्तिकेय की जन्म की कहानी है। तो ये कुमार संभव कालिदास की रचना है। अगला है, कीर्ताजुनियम। कीर्ताजुनियम पुस्तक किसने लिखा है? कीर्ताजुनियम पुस्तक के लेखक हैं भारवी। भारवी ने कीर्ताजुनियम नामक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना किया। ये भारवी किसके दरबार में निवास करते थे? भारवी पल्लव वंश के शासक सिंह वर्मा के दरबार में निवास करते थे। आखिर इस कीर्ताजुनियम में है क्या? कीरत भेष में शिव, कीरत का मतलब होता है बहेलिया, कीरत भेष में शिव और अर्जुन के बीच लड़ाई है। क्योंकि जब महाभारत युद्ध होना था तो उस समय अर्जुन पशुपास्त्र के खोज में निकल पड़े, दिव्यास्त्रों की खोज में निकल पड़े। इंद्र ने उन्हें कहा कि दिव्यास्त्र तो मेरे पास है, मिल ही जाएंगे, लेकिन एक काम करो, पहले शिव बाबा को प्रसन्न करो और शिव बाबा की तपस्या करके उनसे पाशुपास्त्र ले लो, पाशुपास्त्र ले लो। इसलिए इन्होंने किसकी आराधना शुरू किया? एक घने जंगल में, निर्जन वन में, और शिव की आराधना शुरू किया। लेकिन अचानक वहां पर एक शिकारी जो सुअर था, जो राक्षसी था, दुर्योधन ने भेजा था और वो शिकारी सुअर अचानक अर्जुन पर हमला करने के लिए दौड़ने लगा। अर्जुन की नींद खुली, तपस्या से उठे और उन्होंने धनुष बाण उठाई और धनुष बाण उठाने के बाद तीर चलाया। लेकिन जब इन्होंने तीर मारा तो उसके पहले एक शिकारी ने उस पर तीर मार दिया था। अब अर्जुन ने कहने लगे कि ये मैंने शिकार किया है। वो कहने लगे, जो कीरत भेष में, बहेलिया के भेष में आए थे, वो कहने लगे कि नहीं, मैंने किया है। दोनों के बीच युद्ध हो गया और जब युद्ध हो गया तो अर्जुन को बाण उठाने का मौका नहीं मिला। बहेलिया के भेष में आए शिव ने पूरे अर्जुन को बांध के रख दिया। अर्जुन समझ गए कि दुनिया में कौन ऐसा महारथी है
जो बाण चलाने से पहले बाण चला दे, इसलिए ये केवल महादेव हो सकते हैं। और वो महादेव के बहेलिया के चरणों में गिर पड़े, महादेव ने दर्शन दिया और एक पाशुपाश अस्त्र दिया। इसी बात का वर्णन कीर्ताजुनियम में किसने किया है? भारवी ने किया। आगे है, उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो व्यापारिक मार्गों की चर्चा नहीं करता। मिलिंद पन्हो किसकी रचना है? नागसेन नामक बौद्ध भिक्षु की रचना है। मिलिंद पन्हो किसकी रचना है? नागसेन नामक बौद्ध भिक्षु की रचना है, जिसमें जो मिनंडर यूनानी था वो कैसे बौद्ध धर्म की अनुयायी बनता है और मिनंडर और नागसेन के बीच में कितना संवाद होता है, उन सभी संवादों का जिक्र इन्होंने अपनी किताब मिलिंद पन्हो में किया है। मिलिंद पन्हो में किया है। आगे है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो उसका आंसर क्या है? बाण भट्ट ने। बाण भट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखा था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। आगे, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यहां पे देखें, ग्राम पंचायतों के स्वायत्तता के लिए। और ग्राम पंचायतों की जो स्वायत्तता थी, ऑटोनोमस था, वो बिल्कुल एक विलेज के रूप में था जैसे आज है, जहां पे ग्राम प्रधान को स्वायत्तता दी जाती है, ग्राम मुखिया को स्वायत्तता दी जाती है। ठीक उसी तरह से ये चोल काल भी एक ग्राम स्वायत्तता के लिए फेमस था। आगे है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो उसका एक लाइन में आंसर है चोल। चोल काल में ग्रामों को स्वशासन दिया गया था। आगे देखते हैं, और वो है नालंदा दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? तो दक्षिण भारत के जो भी मंदिर है उनमें जो शैली है वो द्रविड़ शैली है। द्रविड़ शैली है। चोलों में एक विमानन मंडपम शैली भी जुड़ गया। और यहाँ पे दक्षिण भारत के जो मंदिर है उनमें आकर्षक जो द्वार होता था उसे गोपुरम कहा जाता था। उसे किस नाम से पुकारा जाता था? गोपुरम के नाम से पुकारा जाता था। आगे है, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। ये कौन से धर्म की यहाँ पे पढ़ाई होती थी? किस धर्म से रिलेटेड था? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित था, बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। आगे है, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो वंश का नाम हर्यक वंश था। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? वंश का नाम है हर्यक वंश रखा गया था। हर्यक वंश रखा गया था अजात शत्रु के वंश का नाम। अगला है, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महानिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास किया। यानी कि जब गौतम बुद्ध ने गृह का त्याग किया था तो उसके पहले वो शिक्षक से मिले थे और मिलने के बाद उन्होंने उनसे ज्ञान लेने का कोशिश किया, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। नालंदा में मुलाकात किया। तो किससे किया था? अलार कलाम से। अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र दोनों से उन्होंने मुलाकात किया था और मुलाकात करने के बाद उन्हें से ज्ञान लेने की कोशिश किया था, लेकिन जब संतुष्टि नहीं मिली तो फिर वो कहाँ चले गए? वो बोध गया गए और ज्ञान की खोज किया। यहाँ पे देखें, जो पहला ऑप्शन है कौंडिन्य और कालदेव, ये वही थे जिन्होंने भविष्यवाणी किया था कि ये गौतम बुद्ध के बारे में जन्म के कुछ दिनों के बाद ये या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। आनंद के बारे में बातें कर ले तो आनंद गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे, जो शाक्य गणराज्य के ही रहने वाले थे। अश्वघोष पटना के निवासी थे, लेकिन इनका अपहरण किसने किया था? कनिष्क ने किया था। सारीपुत्र मुदगलयान भी राजगृह के निवासी थे और ये किसके अनुयायी बन गए थे? गौतम बुद्ध के अनुयायी बन गए थे। सारीपुत्र का जो समाधि है उस पे स्तूप बनवाया गया है। कहाँ पे? सांची मध्य प्रदेश में। नागसेन बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने
कौन सी किताब लिखी थी? मिलिंद पन्होल किताब लिखी थी। तो सी आंसर होगा इसका। आगे देखते हैं, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने शुरू किया था? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब है जैसे आज पीडीएस सिस्टम है, जैसे आज कोटेदार लोग के यहाँ राशन दी जाती है, चीनी दिया जाता है, दाल दिया जाता है, अन्य सामग्रियों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है जो राशन के दुकान वाले हैं, ठीक उसी तरह राशनिंग व्यवस्था किया था और वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी कि एक तरह से देखा जाए प्राचीन मध्यकालीन भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। आगे है, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? यहाँ पे देखें, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी और अन्य जो मुस्लिम राज्य थे दक्षिण भारत के, उन राज्यों के बीच में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। और इसी तालीकोटा के युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य के गौरव का अंत हो गया, वैभव का अंत हो गया। तालीकोटा के युद्ध के बाद जो 4 मुस्लिम शक्तियां थी, जिसमें गोलकुंडा, बीजापुर और बिदर और अहमदनगर, इन चारों ने इस युद्ध को जीतने के बाद विजयनगर नगर में प्रवेश किया और उसे आग लगाने का काम कर दिया। विजयनगर दहकता रहा, जलता रहा, लाशों के ढेर दिखाई दिए। उसी समय देखा जाए तो सीजर फेडरिक नामक एक पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर की यात्रा किया और उसने देखा तालीकोटा युद्ध के बाद कि चारों तरफ लाशों के ढेर बिछे हुए थे और इधर मुस्लिम शक्तियां जश्न मना रही थी। आगे देखते हैं, अगला है, दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो दीन इलाही धर्म अकबर ने प्रारंभ किया था। ये दीन इलाही 1582 में शुरू की गई थी और दीन इलाही के लिए इन्होंने एक नया संबत भी लॉन्च किया था जिसे इलाही संबत कहा जाता था। लेकिन दीन इलाही इस्लाम का ही रूप था, लेकिन सभी धर्मों के गुण बातों को उसने समाहित कर लिया था। एक सवाल है कि कौन ऐसा हिंदू था जो दीन इलाही को स्वीकार किया था? एकमात्र हिंदू बिरबल थे जिन्होंने दीन इलाही को स्वीकार करने का काम किया था। आगे है, अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? अष्ट प्रधान एक बार और आया था और अष्ट प्रधान शिवाजी। अष्ट प्रधान किसमें करती थी? शिवाजी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? फिर क्वेश्चन आ गया, बृहद्रथ। बृहद्रथ है मौर्य वंश का अंतिम शासक था। आगे है, वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था। वह स्थान जहां पे महावीर स्वामी ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था, यानी कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुई? तो इन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में ही हुआ था। एक गांव था जिसका नाम था जिम्भिक ग्राम और नदी थी जिसका नाम था रिजुपालिका नदी। उसी रिजुपालिका नदी के तट पर जिम्भिक ग्राम, जो डी आंसर है, उसी जिम्भिक ग्राम में जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस वृक्ष के नीचे प्राप्ति हुई थी? तो उसका आंसर है, और वो है आपके साल वृक्ष के नीचे। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे। और किस नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर। और कहां पे? उरुबेला, बोध गया में। अगला है, अंग जनपद की राजधानी थी। अंग जनपद जो आज मुंगेर भागलपुर में फैला हुआ था और इसकी राजधानी चंपा थी। चंपा मालनी नदी के तट पे था और ये इसकी डिजाइन था ये एक तरह से नियोजित प्लान शहर था जिसे महागोविंद नामक वास्तुकार ने इसे क्या किया था? इसे एक तरह से बसाने का काम किया था। तो ये अंग महाजनपद का ही राजा महाभारत काल में कौन था? महाभारत काल में था कर्ण। आगे है, गौतम बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला है, कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हण की पुस्तक का नाम है और वो है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसके पुस्तक का नाम है? कल्हण के।
अगला है अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और राजगृह में किया गया था। कहां पे किया गया था? राजगृह में किया गया था। अगला है आरोह अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो इसका आंसर क्या है? कौटिल्य। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना किया था। एक बार बीपीएससी में पूछा गया है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी किसने खोजा, क्योंकि विभिन्न किताबों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र एग्जाम्पल के रूप में मौजूद था, उदाहरण के रूप में मौजूद था। तो इस एग्जाम्पल को, इस उदाहरण को एक तरह से उदाहरण को पढ़ने का कार्य किसने किया? उदाहरण को पहली बार एक जगह पर संग्रह करने का काम किया 1909 में मैसूर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्याम शास्त्री ने। प्रोफेसर श्याम शास्त्री ने उसे एक जगह पर संग्रह करने का काम किया और फिर 1909 में उसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र के नाम से उसे पब्लिश कराने का काम किया। आगे देखते हैं, पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की रचना है। आगे है, गुप्त काल में शीशे के सिक्के एक बड़ी संख्या में जारी किए गए थे। तो यहां पे देखें, गुप्त काल से पहले सातवाहनों ने शीशे का सिक्का चलाया। भारत में किस वंश के राजाओं ने शीशे का सिक्का चलाया? तो इसका आंसर है सातवाहनों ने। सातवाहनों के द्वारा शीशे का सिक्का चलाया गया। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? इस तथ्य पर किसने विश्वास किया? ये पूरे इतिहासकारों का नाम है। तो यहां पे देखें, रोमिला थापर इतिहासकार है जो अशोक पर रिसर्च किया। डीएन झा, बीए स्मिथ, एससी राज चौधरी, इसमें से कोई नहीं। यहाँ पे देखें, ये जो स्टेटमेंट है रोमिला थापर की है। रोमिला थापर ही जिम्मेदार मानती है कि मौर्य वंश का जो पतन हुआ उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, अशोक ही था। उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, अशोक ही था। तो रोमिला थापर आंसर होगा। आगे है, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? इलाहाबाद अशोक का जो स्तंभ है उसी पर हरिसेन ने संस्कृत भाषा में अपनी लेख लिखवाया है, प्रांजल संस्कृत में। और इससे इलाहाबाद प्रशस्ति से, प्रयाग प्रशस्ति से किसकी जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। इस इलाहाबाद प्रशस्ति को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला देखें, अगला है, बराबदूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है। इसकी मूर्ति और मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण है? तो यहां पे देखें, भारत और जावा कला का बोराबदूर जो एक तरह से विश्व का बड़े स्तूपों में से एक है, ये आपके इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। और भारत और इंडोनेशिया के संपर्क के कारण इस कला का विकास हुआ, इसलिए इसे भारत जावा कला कहा जा सकता है। जावा कला का उदाहरण है 8वीं से 9वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। आगे देखते हैं, महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो ये 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठ गया था। लेकिन बाद में बिंबिसार की हत्या किसने कर दिया? उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया। और फिर अजातशत्रु अपने पुत्र के द्वारा मार डाला गया। इसलिए ये एक तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी अपने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठते थे, इसलिए इसे पितृहंता वंश कहा गया। और पितृहंता वंश को ही हर्यक वंश के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला है, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? गोरखगिरी नामक जो जगह है वो किसने विजित किया था? तो इसका आंसर है चेदी वंश के राजा खारवेल ने इसका विजय किया था। तो ये देखें, अब तक हम लोग 180 सवालों की चर्चा किए जो केवल एंशिएंट हिस्ट्री से
प्राचीन काल से, प्राचीन भारतीय इतिहास से बीपीएससी में पूछे गए हैं। अब हम लोग अगले चरण पे आएंगे, मध्यकालीन भारत। और इससे मध्यकालीन भारत का इतिहास से कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं बीपीएससी में, इस पे चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 बार पूछा गया है बीपीएससी में कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश मध्यकालीन भारत का पहला वंश था और गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किया। चूंकि वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए इसमें जितने भी शासक गद्दी पर बैठे वो किसी न किसी के गुलाम थे, इसलिए इसे गुलाम वंश भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए इस गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। मामलुक वंश क्यों कहा जाता है? मामलुक वंश से इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जितने भी शासक हुए वो तो गुलाम थे, लेकिन उनके माता पिता गुलाम नहीं थे, और माता पिता गुलाम नहीं थे इसलिए वो स्वतंत्र थे। इसलिए स्वतंत्र माता पिता के जो संतान गुलाम थे, इसलिए इस वंश को किस नाम से पुकारा गया? मामलुक वंश के नाम से पुकारा गया। इस वंश को किस नाम से पुकारा गया? मामलुक वंश के नाम से पुकारा गया। आगे देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। अगला है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन की झोपड़ा 4 ऑप्शन दिया है, मस्जिद, मंदिर, संत की झोपड़ी, मीनार। तो 2.5 दिन की झोपड़ा एक मस्जिद है। 2.5 दिन की झोपड़ा एक मस्जिद है जिसको अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मात्र 2.5 दिन के अंदर बनाया था नमाज पढ़ने के लिए, इसलिए इसे 2.5 दिन की झोपड़ा के नाम से पुकारा जाता है। आगे देखिए, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो यहाँ पे देखिए कुतुब मीनार को पूरा किया था इल्तुतमिश ने। नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा किया इल्तुतमिश ने। 4 मंजिला बनवाया दिल्ली में, लेकिन फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल आया तो इसकी 4थी मंजिल में आग लग गई, और 4थी मंजिल में आग लग जाने के कारण फिर इसे मरम्मत कराने का काम फिरोज शाह तुगलक ने किया। इसीलिए फिरोज शाह तुगलक ने जो 4थी मंजिल थी उसको तोड़वा दिया और 2 छोटे छोटे मंजिल पत्थरों से और बनवा दिया, तो फिर ये कुतुब मीनार 5 मंजिला हो गया। इसलिए कुतुब मीनार के निर्माण में 3 शासकों ने योगदान दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश ने पूरा किया और फिर बाद में फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण करवाया। आगे है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले अक्ता दिया था, इक्ता दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। सबसे पहले इक्ता किसको दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। बाद में इल्तुतमिश ने तो अपने राज्य को, अपने साम्राज्य को, दिल्ली सल्तनत को इक्ताओं में ही बांट दिया। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार को जीतने वाला मोहम्मद गोरी का गुलाम था, जिसे बख्तियार खिलजी कहा जाता है। बख्तियार खिलजी कहा जाता है। आगे है, और वो है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था बख्तियार खिलजी। आगे है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण किससे मिलता है? यहां पे देखिए, यहां पे किताब है तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी, और उसी तबकाते नासिरी पुस्तक से इस बात की जानकारी मिलती है। आगे है, नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया? तो इसका आंसर है बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने इसे जलाने का काम किया, नष्ट करने का काम किया। आगे है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, तो उसका एक लाइन में आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने भारत को इस्लामीकरण करने का काम किया, इसीलिए उसे दारुल इस्लाम के नाम से पुकारा जाता है। दारुल इस्लाम के नाम से पुकारा जाता है। अगला है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। मलिक जानी को बिहार जीतने के बाद यहाँ का सूबेदार बनाने का कार्य किया था, सूबेदार बनाने का काम किया था।
अगला है आरोह। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित थे। बलबन के बारे में यह शब्द किसने कहा है? तो उसका आंसर है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है कि बलबन का जो राजा का सिद्धांत था, राजत्व सिद्धांत का मतलब राजा का सिद्धांत, वह प्रतिष्ठा और शक्ति और न्याय पर आधारित था। न्याय भी करता था और अपने पद की गरिमा के महत्व को भी समझता था। आगे तो ये जियाउद्दीन बर्नी का स्टेटमेंट है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में निवास करता था। आगे है भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था। यह विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। ये आरपी त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में ये बातें कही है? तो उसका आंसर क्या है? अकबर। अकबर एशिया और भारत दोनों को मिलाना चाहता था, मध्य एशिया को जीतना चाहता था। आगे है अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय दिया जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्म निरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसका है? आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, यानी कि सी आंसर। एएल श्रीवास्तव लिखा है, उनका पूरा नाम है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये कहते हैं कि वो राज्य को धर्म के अधीन लाना चाहता था और वो जानता था, वो एक अवसर पे कहता था कि मैं कोई शरीयत का विरोधी नहीं हूँ, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर भी मुझे ये पता है कि धर्म अलग होता है और राजनीतिक सिद्धांत अलग होते हैं। आगे देखते हैं। अगला है वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? यानी कि एक तरह से वह जो शासन का सिद्धांत था वो ईश्वरीय सिद्धांत के समान बताया कि जो शासन का राजा का सिद्धांत है वो बिल्कुल एक तरह से डिवाइन पावर से युक्त है, ईश्वरीय गुणों से युक्त है। तो इसका आंसर है बलबन। आगे है किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को अपनाया था किसने? बलबन ने। बलबन ने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को अपनाने का काम किया था। अगला है तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो इसका एक लाइन में आंसर है बलबन। बलबन के शासनकाल में तुगरिल खान ने विद्रोह किया था, जो बंगाल का शासक था। आगे है जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह बात अलाउद्दीन खिलजी के लिए कही है। किसके लिए कही है? अलाउद्दीन खिलजी के लिए कही है। आगे है इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? किन किन लोगों ने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन। और पांचवा ऑप्शन है एक से अधिक। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो खलीफा की शक्ति का विरोध था वो विरोध है किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने भी, और फिर विरोध किया था इसमें आपका बलबन ने तो नहीं किया था, कुछ दिनों तक अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था। इसलिए लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों मान गए थे, इसलिए यहाँ पे ई आंसर होगा। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे ई होगा। केवल मुबारक खिलजी था जिसने स्वयं को खलीफा मान लिया था, आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? यानी कि यहाँ पे आंसर होगा जफर खां। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था जफर खां,
जो मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया था। आगे है, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। यानी कि यहाँ पे यह स्टेटमेंट है। और शेर खां का, शेर खां ने किसके लिए कहा था? शेर खां ने कहा था हुमायूं से कि अगर हमें बंगाल पे आप अधिकार दे दोगे तो हम आपको बिहार दे देंगे, और बिहार देने के साथ साथ 10 लाख दिनार भी देंगे। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो हुमायूं विश्वास नहीं किया, बंगाल पे आक्रमण किया तो बिहार चलाया। शेर खां ने बंगाल को जीतने के बाद ही किसकी उपाधि धारण किया था? हजरते आला की उपाधि धारण किया था। आगे है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह उनके पति का नाम था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका आंसर क्या होगा? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव। आगे है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? खालिसा भूमि को अधिक पैमाने में विकसित किया गया था। तो इसका आंसर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। खालसा भूमि का मतलब है राजकीय भूमि। आगे, अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया? तो इसका आंसर क्या है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे अधिक। अगला है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या है? दारुल सफा एक खैराती अस्पताल है, यानी कि बी आंसर। आगे है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? बेरोजगारों को रोजगार दिलाने काम किया था। तो इसका आंसर क्या है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। अगला है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसका भी आंसर क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक। और अगला है, और वो है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे? यानी कि इसका आंसर भी होगा फिरोज शाह तुगलक। और लास्ट सवाल है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के दरबार में आया था? तो ये विजयनगर साम्राज्य के दरबार में आया था। और क्या आंसर होगा? देवराय सेकंड। तो आज का सफर यही तक। बाकी फिर हम लोग 31 के बाद 32 जो सवाल है, यहाँ से हम लोग कल चर्चा करेंगे।